राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ के पिछले एपिसोड में हमने कुछ दिलचस्प तथ्यों के ऊपर बात करी थी, जिसमें महत्वपूर्ण थे मोदी जी का भारतीय राष्ट्रवाद, जो कि असल में हिंदू राष्ट्रवाद है। उसके अलावा उन मुद्दों पर चर्चा करी जो विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, और साथ ही जाना कि किस प्रकार मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस की विचारधाराएं ऊपरी तौर पर देखने में अलग अलग लगती हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर यदि छानबीन की जाए तो दोनों की विचारधाराएं अमूमन एक सी हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करी थी पिछले एपिसोड में, जिसे आप सुन सकते हैं दोबारा। तो आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के लेख का विषय है आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन है। ऐसा प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जाता है कि ये तो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन उस संस्कृति का प्रचार जिस तरीके से जोर शोर से किया जा रहा है हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर, क्या वो सही है? क्या वो इसे एक सांस्कृतिक संगठन ही अब भी कहेंगे जो राजनीति में खुले तौर पर अपनी घुसपैठ करता है? आरएसएस का एक दूरगामी राजनीतिक लक्ष्य है। सतही तौर पर वह एक सांस्कृतिक संगठन नजर आता है, जिसके प्रशिक्षित कार्यकर्ता सेना, पुलिस, नौकरशाही और मीडिया आदि में घुसपैठ करने का प्रयास करते रहते हैं। और ये प्रयास कितना सफल है ये अब हम जान सकते हैं। पुलवामा इंसिडेंट कितने आराम से हो गया, और मीडिया का तो ये हाल है कि नफरत की जो आंधियां ये लेकर आते हैं। हम सभी जानते हैं जहांगीरपुरी का, दिल्ली का जो इंसिडेंट था, उसमें किस तरीके से जो बुलडोजर के ऊपर चढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग की गई, जो कि गैर वाजिब था। उनके ऊपर कभी चर्चा नहीं, कभी किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता, ये मुझे समझ नहीं आता। आरएसएस जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल हुआ, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ी। जेपी आंदोलन क्या था और इमरजेंसी के पीछे कौन कौन सी वजह और मुद्दे थे, इन सब को मणिकर्णिका में तुलसी राम जी ने बखूबी डिस्कस किया है। एक बार मणिकर्णिका पढ़ने लायक है। राजनीति किस प्रकार होती है उसके जरिए आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसने कई संगठनों की स्थापना की जो अलग अलग तरीके से राजनीति में दखल देते हैं। भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्र सेविका समिति, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई, आरएसएस में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। तो ये जब अपनी औरतों को कोई अधिकार नहीं देते, तो आप और हम कैसे मान लें कि ये हमें कोई अधिकार देंगे? भारतीय जनसंघ, जो आगे चलकर जनता पार्टी में विलीन हुआ, फिर आरएसएस एवं जनता पार्टी दोनों की सदस्यता अर्थात दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी से अलग हुआ और भारतीय जनता पार्टी बनी। विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओबीसी और एससी को ही अपना कैटेगराइज करते हैं, ये आदिवासियों के मुद्दों पर भी लगातार काम कर रहे हैं। बजरंग दल, इसमें से अधिकतर संस्थाओं में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक महत्व के पदों पर आरएसएस के स्वयंसेवक ही आसीन रहते हैं। वह अन्य लोगों को विशिष्ट मुद्दे उठाकर आकर्षित किया जाता है। आज आरएसएस की 25,000 से अधिक शाखाएं एवं 30 लाख से अधिक सदस्य हैं। तो किसी विचारधारा से लड़ने के लिए यदि आप तैयार होना चाहते हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि उसका फैलाव कितना ज्यादा है। सब टॉपिक है संघ परिवार विद इन ब्रैकेट आरएसएस संगठन की राजनीति के प्रमुख पड़ाव हैं। पहला, गौवध प्रतिबंध का अभियान 60 के दशक में और बीच बीच में वर्तमान समय में भी ये चलता रहता है, और इसके चलते कितने अनुसूचित
जाति के लोगों को और मुस्लिम लोगों को इन्होंने पीट पीट कर मोब लिंचिंग के तहत मार डाला है, जो कि 2014 के बाद इजाफा हो रहा है लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स में। दूसरा, मुसलमानों का भारतीयकरण जैसे अभियान चलाकर मुसलमानों को आतंकित करना 2014 के बाद, ये तो बाखूबी आप देख सकते हैं। यहां तक कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो भी अब सेफ नहीं रह गई है। 2020 के जो दिल्ली दंगे थे, कोरोना काल के बावजूद ये दंगे हुए और इसमें किस तरीके से मुसलमान लोगों को पकड़ पकड़ कर राष्ट्रीय गान उनसे गवाया गया। और ऐसे भी बहुत से वीडियो उस दौरान चले कि भाजपा के सदस्यों से जब इसको गाने के लिए कहा तो बहुत से सदस्य फेल हो गए। उन्हें पता तक नहीं था कि राष्ट्रीय गान की धुन क्या है और शब्दावली उसमें किस तरह की इस्तेमाल है। तीसरा, शाहबानो मामले में तत्कालीन सरकार के गलत निर्णय के बाद विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के भावनात्मक मुद्दों को और जोर शोर से उठाना प्रारंभ कर दिया और राम जन्मभूमि विवाद को हवा देकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को आस्था का प्रश्न बनाकर गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी। वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का निर्णय लेने के बाद भाजपा ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे में सीधे दखल देना प्रारंभ किया। अडवाणी ने संघ परिवार के अन्य सदस्यों जैसे विहिप आदि द्वारा किए गए आंदोलनों का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए रथ यात्रा प्रारंभ की, जिसकी अंतिम परिणति थी 6 दिसंबर की कार सेवा। तो ये है इतिहास आरएसएस, जो खुद को एक सांस्कृतिक संगठन जताने की कोशिश करता है, लेकिन राजनीति के हर क्षेत्र में दखल अंदाजी के साथ साथ जो दूसरी शाखाएं हैं जिसमें आपके मीडिया है, सेना है, पुलिस है, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं बड़े बड़े, उन सब में उसकी दखल अंदाजी रहती है और संघ परिवार के जो सदस्य हैं उनको शीर्षस्थ पर बिठाने की हर संभव कोशिश की जाती है। मुझे याद है 1991 में 1991 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब मैं 11वीं क्लास में पढ़ रही थी, 11वीं कक्षा की छात्रा थी। तो मेरी क्लास से काफी सारे लड़के गए थे सपोर्ट करने ये संघ परिवार को, जिसमें से उनके यदि आप सरनेम भी सुने, भारद्वाज, मेहता, कपूर, नाम नहीं लूंगी लेकिन टाइटल मैं आपको बता रही हूं, और उनमें से कुछ तो ऐसे महानुभाव हैं जो आज भी अपने फायदे के लिए रतन जी से मिलने आए थे कि बच्चे के नंबर अच्छे नहीं है तो एडमिशन कहीं जुगाड़ करके आप करवा सकते हैं क्या। नाम नहीं लेना चाहती लेकिन उनका टाइटल भारद्वाज है। तो ऐसे भी लोग हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला शीर्षक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सावरकर स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, ऐसा दुष्प्रचार जोर शोर से किया जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी तस्वीर लगाकर इस बात को जताने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन कई दबाव के चलते वो स्टैच्यू जो था वहां से हटाना पड़ा संघ परिवार को, या भाजपा सरकार को कह लीजिए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपने जीवन के पूर्वार्ध में वे ब्रिटिश विरोधी थे, किंतु बाद में उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी और आजादी की लड़ाई से दूर हो गए। सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे और उनके ब्रिटिश विरोधी रवैये के चलते उन्हें बैरिस्टर की उपाधि से वंचित कर दिया गया। सावरकर ने लंदन में भारत को ब्रिटिश राज से आजादी दिलाने के उद्देश्य से फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई। उस समय उन्होंने अंग्रेजों की इस मांग को अस्वीकार कर दिया कि वे राजनीति में भाग नहीं लेंगे। उनके साथियों ने पेरिस में रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाना सीख लिया था। उनके एक साथी ने लंदन के इंडिया ऑफिस में एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या की और उसे इस अपराध में एवं भारतीय न्यायालयों में विचाराधीन अन्य प्रकरणों के दंड स्वरूप मौत की सजा दी गई।
सावरकर को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें ब्रिटेन से निर्वासित किया गया। उन्हें ले जा रहा जहाज जब मार्सिलेस नामक स्थान पर रुका तब वे समुद्र में कूद गए और किनारे पर आकर उन्होंने फ्रांस की शरण मांगी। तो तब भी एक भगोड़े का काम इन्होंने किया था। बाद में वे पकड़े गए और उन्हें उम्र कैद की सजा काटने के लिए अंडमान ले जाया गया। अंडमान में जीवन काफी कष्टपूर्ण था और उन्हें भी अन्य कैदियों की तरह यातनाएं दी जाती थी। अंडमान में सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी कैद थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जेल की यातनाओं को भुगतते भुगतते वे टूट गए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग कर रही थी, परंतु किन्हीं कारणों से जिन्हें उनके अलावा कोई नहीं जाना था, उन्होंने रिहा होने के लिए लिखित में वचन दिया। वो वचन क्या था, अब वो सुनिए। मैं ये स्वीकार करता हूं कि न्यायालय में मेरे प्रकरण में निष्पक्ष सुनवाई हुई है और मुझे सुनाई गई सजा उचित थी। मुझे अतीत में मेरे द्वारा की गई हिंसा के प्रति नफरत महसूस हो रही है और मैं यथाशक्ति विद इन ब्रैकेट ब्रिटिश कानून और संविधान की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता हूं और यदि मुझे अवसर दिया जाता है तो मैं सुधारों की सफलता में योगदान दूंगा। यहां वे जिन सुधारों का जिक्र कर रहे हैं वे सन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं। तो इसके ऊपर भी आप जरूर सर्च कीजिएगा, जिन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन ने अपर्याप्त माना। सावरकर के इस पत्र की प्रतिक्रिया में अंग्रेज सरकार ने उन्हें इस शर्त पर रिहा किया कि वे बंबई प्रांत के रत्नागिरी जिले में ही रहेंगे और सरकार की इजाजत लेकर ही जिले से बाहर जाएंगे। साथ ही सरकार ने यह शर्त भी रखी कि वे सरकार की इजाजत के बिना किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। यह शर्त सन 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के सत्ता में आने तक प्रभावशाली रही। इसके बाद वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। उनके इस तरह घुटने टेक देने के प्रसंग को हिंदुत्ववादी शक्तियां छिपाती हैं और उन्हें वीर सावरकर की पदवी देती हैं। इसके बाद उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध या स्वतंत्रता संबंधी किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो ये है सावरकर की वीरता, जिसके चर्चे कभी नहीं किए जाते। लेकिन आप 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को जरूर सर्च करके हकीकत जानिए। यही सारी स्थितियां भगत सिंह के पास सामने भी थी जब उन्होंने पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट किया था। वे चाहते तो वहां से भाग सकते थे, मौके का फायदा उठा सकते थे, लेकिन तब वो भगत सिंह नहीं रहते जिसके पीछे पूरा भारत खड़ा हो गया था। तो यही फर्क होता है। बहादुरी दिखाना एक बात है और अपने किए गए कार्य के ऊपर फर्म स्टैंड लेना दूसरी बात है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।